हेलो एवरीवन, दिस इज़ समृद्धि मिश्रा। मेरे यूट्यूब चैनल एडुसाइक बाय समृद्धि में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कि हमारे जो विकास है उसके सिद्धांत क्या क्या हैं। हम जानते हैं कि जो विकास है वो बहुत ब्रॉड टर्म है और जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रहा है और जन्म से पहले भी हमारा विकास हो रहा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। और ये एक बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक है। और जब बहुत बड़ा टॉपिक होता है तो हम इसे छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ते हैं और इसी में हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं ताकि हम डेवलपमेंट को अच्छे से समझ सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस के जो डेवलपमेंट है, क्योंकि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रहा है और एक कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक अवस्था में रुक जाता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। हाँ, थोड़ा तेज़ होता है या थोड़ा धीमा होता है, लेकिन होता कंटिन्यूअस है। यानी कि बच्चा किसी भी अवस्था में वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है अपनी मृत्यु तक। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है कंटिन्यू, यानी कि अ बेबी स्टार्ट बाय कूनिंग, पहले वो कूनिंग स्टार्ट करता है, देन बैबलिंग स्टार्ट होती है उसकी, और फिर सेइंग वर्ड्स, वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, देन फॉर्मिंग सेंटेंस, देन सेंटेंस बनाता है, और फिर हैविंग फुल कन्वर्जेशन, यानी कि फिर बाद में वो बात करना शुरू करता है या पैराग्राफ लिखना शुरू कर देता है। तो वो हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट है, यानी कि एक स्टेज बाय स्टेज हो रहा है और कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ बच्चा सीख रहा होता है। मोटर स्किल, जैसे कि अ चाइल्ड लर्न टू होल्ड देयर हैंड अप, सिट, क्रॉल, स्टैंड एंड वॉक एंड रन, यानी कि ये एक स्थिति एक स्टेज में चलता रहता है, कंटिन्यू है। कॉग्निटिव ग्रोथ कैसे होती है? कॉग्निटिव ग्रोथ, अ टोडलर रिकॉग्नाइज सिंपल ऑब्जेक्ट्स, पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स समझता है, फिर लर्न टू काउंट, उनको काउंट करना शुरू करता है, देन अंडरस्टैंड मैथ कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट समझता है, और फिर बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करता है। ऐसे इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, कैसे अ बेबी क्राइज टू एक्सप्रेस नीड्स, पहले वो रोता है नीड्स के लिए, देन लर्न टू यूज़ वर्ड्स, अंडरस्टैंड इमोशंस, बिल्ड फ्रेंड्स एंड एम्पैथी, यानी कि ये एक जनरल से लेके स्पेसिफिक में चलता है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेकंड प्रिंसिपल हमारा बोलता है डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि एक स्टेज होती है, फिर उसके बाद दूसरी स्टेज चलती है, फिर तीसरी स्टेज में होता है और चौथी स्टेज में होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में चलता है। यानी कि जैसे कि चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस, पहले सेंसरी मोटर स्किल स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्किल से वो सीखता है, यानी कि पहले उसके सेंसेस जो हैं वो एक्टिव होते हैं, फिर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, उसके बाद वो कंक्रीट यानी कि धारणाएं बनाता है, मूल धारणाएं बनाता है, और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसके पास ऑब्जेक्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है और वो सोचने लग जाता है, यानी कि अपनी इमेजिन में ऑब्जेक्ट्स को सोचने लग जाता है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। पहले वो एकदम जनरल थिंकिंग करता है, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। तो वो हमारी इस एक सीक्वेंस में हमारा डेवलपमेंट चलता है। सोशल डेवलपमेंट डेवलप फ्रेंडशिप, सोशल स्किल, ऐसी इमोशनल एबिलिटी, यानी कि जब वो सोशल डेवलपमेंट भी होता है तो पहले धीमे धीमे लोगों से बोलना शुरू करता है, फिर उनकी फ्रेंडशिप आती है, बीच में इमोशंस भी होते हैं, देन वो स्किल सीखता है, और तब हमारे इमोशनल एबिलिटी उसमें इमोशनल एबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में चल रहा है, यानी कि स्टेज बाय स्टेज चल रहा है। और एक स्टेज बाय स्टेज, यानी कि एक स्टेज के बाद ये संभव नहीं है कि कोई दूसरी, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज के बाद डायरेक्ट एडल्टहुड नहीं आ सकती, यानी कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आएगी और फिर तीसरी स्टेज आएगी, सीधे हम एडल्ट नहीं हो जाएंगे इन्फेंसी के बाद। यानी कि एक के बाद ये प्रेडिक्टेबल भी होता है, क्योंकि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आना ये तय होती है। जनरल टू स्पेसिफिक कैसे है? मीनिंग दैट ब्रॉड सिंपल एबिलिटीज़ डेवलप फर्स्ट, यानी कि पहले एक सिंपल एबिलिटीज़ बच्चे के अंदर होती है, फॉलोज बाई मोर प्रिसाइज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल, और उसके बाद वो स्पेशलाइज्ड स्किल सीखता है, यानी कि पहले वो ग्रॉस मोटर स्किल्स, वो पहले ग्रॉस मोटर स्किल सीखता है, जैसे कि दौड़ना, भागना, खड़े होना या क्रॉल करना, यानी ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि एक आधारभूत जो क्रियाएं होती हैं या वो क्रियाएं जैसे फिजिकल क्रियाएं होती हैं जिनमें ज़्यादा फाइन की होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स में आती है हमारे लिखने, यानी कि जब हम एक पेन पकड़ लेते हैं और फिर उस पेन के पकड़ने की जो हमारी क्षमता है वो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल कहलाएगी, और जब हम उससे लिखने लग जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्शंस करने लग जाते हैं, तो वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती है। दिस पैटर्न अप्लाइज अक्रॉस फिजिकल, ये
हमारे फिजिकल में भी होता है, कॉग्निटिव में भी होता है कि पहले हम स्कीमास बना लेते हैं, यानी कि हमें लगता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सिर्फ एनिमल हैं, और फिर उसके बाद हम उन्हें कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे डॉग है, ये हमारा कैट है, यानी फिर हम उसके बाद स्कीमास अलग अलग बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा पैटर्न है वो अक्रॉस द सब में अप्लाई होता है, यानी फिजिकल में भी अप्लाई होता है, कॉग्निशन में भी अप्लाई होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट में भी होता है कि हम पहले हमारे अंदर थोड़े इमोशंस होते हैं और सिर्फ हम उन्हीं इमोशंस के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं। फिर हमारे अंदर और भी इमोशंस आते हैं, जैसे कि जेलसी बाद में आती है, भय बाद में आता है, और फिर उनके थ्रू हम लोगों से जुड़ते हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक चलता है जो हमारा डेवलपमेंट है, और ये सब में लागू होता है, यानी कि सारे एस्पेक्ट में ये लागू हो जाता है, यानी सारे जो डोमेन्स होते हैं उनमें लागू होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा इंडिविजुअल डिफरेंस है। किसी को जेनेटिक मिली है बहुत लंबे होने की और किसी को छोटे होने की, वो हमारे जो डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करता है। हमारे एनवायरनमेंट के, हम कैसा एनवायरनमेंट बच्चे को दे रहे हैं वो इफ़ेक्ट करता है, यानी इंडिविजुअली उसके सोचने समझने की क्षमता अलग हो सकती है। अगर उसका एनवायरनमेंट किसी बच्चे को अच्छा मिला है तो अच्छे अपने आप को विकास कर सकता है, लेकिन अगर किसी को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, या उसे दबाया गया है, तो एनवायरनमेंट की वजह से उसका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक सकता है, या हो सकता है वांछनीय तरीके से ना बढ़े। तो हमारे एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं। एनवायरनमेंट फैक्टर्स में हमारे जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, जो हमारे क्लास का एनवायरनमेंट है, जो हमारी फैमिली का एनवायरनमेंट है, जो हमारे समाज का हमसे बिहेवियर है, वो सब इफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट को। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, कैसा बच्चा लर्न कर रहा है, कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसा उसको फील हो रहा है, तब वो भी हमारे बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे का टेम्परामेंट अलग होता है। कई बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, कई बच्चे बिल्कुल हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत सुस्त बच्चे होते हैं, यानी कि हर बच्चा अलग अलग होता है, और उनकी नीड के अनुसार हम उनमें परिवर्तन करके उनकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। यानी कि हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी अलग अलग है, और हर बच्चे को अलग अलग ही करिकुलम की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं डेवलपमेंट के, ऐसी कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस तो हैं ही हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जो एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यानी कि जो भी एरियाज़ हैं वो हमारे सारे इंटर रिलेटेड है। जितने भी हमारे डोमेन्स हैं, जितने भी हमारे आस्पेक्ट्स हैं, वो सारे एक दूसरे में इंटर रिलेट करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम एक डोमेन को बढ़ाते हैं और दूसरे को हम बिल्कुल नकार देते हैं, हम उसको इमोशनली बिल्कुल सपोर्ट नहीं देते हैं जबकि फिजिकली सारा न्यूट्रिशन देते हैं, तो उसका विकास नहीं होगा या उसका विकास रुक जाएगा। जैसे कि वन एरिया इज़ इफेक्ट अनदर वन, फिजिकल एंड कॉग्निशन। जैसे कि मान लीजिए आपको फिजिकली आप फिट हैं, तो आपकी कॉग्निशन यानी कि सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी होगी। यानी कि अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिला है, जैसे कॉग्निशन जो होती है वो हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होती है, यानी कि हमारे पहले माइंड का विकास डेवलप हो जाता है, यानी कि हमारे 5 साल की अवस्था तक हमारे माइंड का पूरा विकास हो जाता है, फिजिकली पूरा विकास हो चुका होता है। उसके बाद हमारी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता विकसित होती है। सोचो अगर हमारे फिजिकली हमारे माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या फिजिकली हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी कॉग्निशन है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, वो अफेक्ट करेगी। तो ये हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं। कॉग्निटिव एंड इमोशनल, यानी कि कॉग्निटिव हमारे सोचने समझने की, तर्क करने की, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो इफेक्ट करती है। इमोशनल जो हम कैसे हैं या इमोशंस को हमारे करती है, वो ऐसे करती है कि जो बच्चा कॉग्निटिव एबिलिटी है वो समझ सकता है कि उसके अंदर इमोशंस कैसे जनरेट हो रहे हैं और इमोशंस को वो कैसे रेगुलेट कर पाता है, और यही समझ के कारण हमारे जो ये कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है वो इमोशनल एस्पेक्ट है वो इंटर रिलेट करते हैं। यानी कि अगर अच्छा समझदार बच्चा है या तर्क अच्छे से कर लेता है और उसमें अच्छी समझ है, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली भी स्टेबल होता है, वो एकदम घबरा नहीं जाता है। तो कह सकते हैं कि कॉग्निटिव और इमोशनल भी इंटर रिलेट करते हैं। उसके बाद हमारे इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, हम इमोशनली ही सोशल डेवलपमेंट करते हैं या सोसाइटी से हम कनेक्ट कर पाते हैं इमोशनली, यानी कि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम सहयोग की भावना आती है, हमने दया, ममता, ये सब इमोशंस आते हैं, और तब हम सोशल एक्टिव हो पाते हैं, सोशल डेवलपमेंट कर पाते हैं।
ऐसे हमारी फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट भी इंटर रिलेट है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, मान लीजिए उन बच्चे को जो कि कुछ या कह सकते हैं डिसेबल हैं या डिफरेंट एबल हैं, तो उनको मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं करती सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट पर उनका असर पड़ेगा ही पड़ेगा और बुरा असर पड़ेगा। यानी कि वो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं दबते चले जाते हैं या अपने आप को डिप्रेस्ड हो जाते हैं या एंग्जाइटी में आ जाते हैं या उनके अंदर ही नॉर्म आ जाता है कि सोसाइटी हमको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये जितने भी हमारे एस्पेक्ट होते हैं वो इंटर रिलेट होते हैं डेवलपमेंट के एस्पेक्ट। जैसे और ये भी है कि हमारे डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैचुरेशन एंड एनवायरनमेंट। अभी हमने देखा एनवायरनमेंट से इफेक्ट होते ही होता है। मैचुरेशन होता है हमारी, यानी कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई है, फिजिकली हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि हम अब चीज़ों को सीख पा रहे हैं। और अगर हम मैच्योर नहीं होते हैं, फिजिकली मैच्योर नहीं होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, बाकी एस्पेक्ट हमारे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैचुरेशन एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और ये हर एग्जाम में आती है, सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक डायरेक्शनल है, उसमें एक डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन है सेफेलोकॉर्डल। यानी कि हमारा जो विकास है वो हेड टू टो जाता है। यानी कि पहले हमारे एक बच्चे का पहले हेड का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी कि वो जो हमारे कह सकते हैं जो हेड में पहले वो कोऑर्डिनेट करना सीखता है या हेड को हैंडल करना सीखता है, और फिर उसके बाद वो उसमें लेग को अपने हैंडल करना सीखता है। द प्रोसेस ऑफ सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन फ्रॉम हेड डाउन टू टेल, दिस मीन्स दैट इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कम फर्स्ट इन हेड रीजन, देन इन ट्रंक एंड लास्ट इन द लेग रीजन। ठीक है, यानी कि हेड से फिर स्टमक में आएगा एंड देन लेग में आएगा। ये हमारा कहता है सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, हेड टू टो या हेड टू टेल, ये हमारे सेफेलोकॉर्डल कहता है। और इसके बाद आता है एक डायरेक्शन है प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड। अ चाइल्ड डेवलप कंट्रोल इन अ सीक्वेंस फ्रॉम अ शोल्डर एंड आर्म, देन फाइनली टू फिंगर दिस डेवलपमेंट इन अ प्रॉक्सिमो। जैसे कि हमने पहले बच्चा क्या करता है कि हमारे आर्म का विकास होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आके हमारे हैंड का होता है, और फिर उसके बाद हम फिंगर्स पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो हमारे ये डेवलपमेंट कैसे चलता है, इस प्रकार से चलता है, यानी यहाँ से बाहर की ओर चलता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर कौन सा डेवलपमेंट चलता है, तो केंद्र से बाहर की प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन होती है और प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट काम करता है। हेड टू टेल काम करता है सेफेलोकॉर्डल, और बीच से या केंद्र से हमारा बाहरी ओर काम करता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये यही बोलता है कि पहले हम केंद्र की शरीर के केंद्र में जो भाग हैं हम उनका पहले डेवलपमेंट करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उसके बाद हम बाहरी जितने भी हैं, जैसे कि पहले फिर हम इसमें करते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर फिंगर्स में हमारे कंट्रोल हो पाता है। तो ये हमारे डेवलपमेंट फॉलोज प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड। इसके बाद हमारे हैं अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल दैन लेटर डेवलपमेंट। ये ऐसे है कि जब बच्चा अर्ली स्टेज में होता है तो उसकी एडेप्टेशन पावर एकदम हाई होती है, यानी कि वो एक्टिव होता है सीखने के लिए, जानने के लिए वो एकदम एक्टिव होता है। और इस स्टेज में ये बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है। इस स्टेज में आप जैसा उसको आधार दे दोगे, ये अमूमन है कि 90% वो वैसे ही अपनी जीवन जिए या उसके अंदर वैसे ही नॉर्म्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ही जो अर्ली स्टेज होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और इसमें रैपिड चेंज होते हैं और एडेप्टेशन पावर एकदम हाई है। तो बच्चा एकदम सीख जाता है बहुत जल्दी और एक आधार बना लेता है अपने पूरे जीवन के लिए। इसमें रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट, 90% ब्रेन डेवलप बाई एज 5। सेंसिटिव पीरियड फॉर लर्निंग के लिए सेंसिटिव पीरियड है, जैसा आप सिखा दोगे वैसे ही पूरा जीवन भर उसमें वही एस्पेक्ट बन जाएगा। और इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर हेल्थ एंड सक्सेस, फ्यूचर हेल्थ एंड सक्सेस में भी इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। अगर उसका जो अर्ली स्टेज है उसमें आपने अच्छे से नहीं किया तो बाकी में भी रहता है, धीमा सीख पाएगा अगर आपने पहले उसे अच्छे से नहीं सिखाया, लर्न नहीं किया तो। सोशल फाउंडेशन एंड इमोशनल भी सिखाते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब अर्ली स्टेज में होता है बच्चा तब उसमें एडेप्टेशन है तो वो सीख जाएगा। जैसे कि अगर आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट, मान लीजिए आपने एक बच्चा लिया और उस बच्चे को बंद कर दिया, उसको कुछ भी ना बोलने दिया, ना एक्टिव रहने दिया और ना सीखने दिया जब वो अर्ली स्टेज में था,
जब वो अर्ली स्टेज निकल गया, यानी कि 5-6 साल का हो गया, तब और उसके बाद आपने उसे सिखाने की कोशिश की लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर आपने एक्टिवली उसे रनिंग और ये सब चीज़ें सिखाने की कोशिश की, तो वो लेट सीखेगा या उसमें उतनी सीखने की क्षमता नहीं होगी या बहुत कम गेन कर पाएगा। लेकिन जब वो अर्ली स्टेज में होगा तो तुरंत रैपिड उसमें अडेप्टेशन होता है और रैपिड सीख जाता है। तभी हम कहते हैं कि बच्चे को पहले ही उसकी फाउंडेशन ही ऐसी करनी चाहिए ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए उसके, फिजिकली जितने भी डोमेन्स है फिजिकली एक्टिव हो जाए, वो इमोशनली भी समझ जाए, उसमें मॉरल डेवलपमेंट भी हो जाए, उसका बिहेवियर हो जाए, उसका एथिकल बिहेवियर हो जाए। यानी कि ये सब चीज़ें हम अर्ली स्टेज में ही बच्चे को दे दें ताकि जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करे या जब वो और चीज़ें सीखे या सोसाइटी का एक हिस्सा बने तो वो समझ पाए चीज़ों को और उसका विकास एक सही डायरेक्शन में हो। तो इसके लिए हम कहते हैं अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। इसके बाद है डेवलपमेंट फॉलोज प्रिडिक्टेबल पैटर्न बट टाइम वेरीज, यानी कि टाइम के अनुसार ही चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि प्रिडिक्टेबल है कि अगर कोई एक बच्चा 5 साल का है तो उसके बाद 7 साल में कैसा बिहेव करेगा, ये हम स्टेज का अगर हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके अनुसार हम करिकुलम भी डेवलप कर सकते हैं। और डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल तो है ही, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। अगर प्रिडिक्टेबल नहीं होता तब तो हम पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि कैसे भी बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है अगर प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो कह सकते हैं हमारा जो डेवलपमेंट है प्रेडिक्टेबल है क्योंकि ये अकर्स इन स्टेज, फॉलो एक पैटर्न फॉलो करता है, एक फिक्स्ड सीक्वेंस फॉलो करता है और अकर्स इन स्टेज, और स्टेज पर हमारा ये इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव, कम्युलेटिव मतलब ये प्रीवियस नॉलेज पर हमारा होता है। अभी हमने पढ़ा कि प्रीवियस नॉलेज अर्ली स्टेज में जैसे सिखा दोगे तो वो पूरा जीवन के लिए वो वही समझ जाता है, तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर, अ चाइल्ड में इनहेरिट बाई ऑल जीन्स, वाई टाल जीन्स मान लो बट पुअर न्यूट्रिशन कैन स्टंट ग्रोथ के। मान लीजिए चाइल्ड को हेरिडिटी में तो सब बढ़िया मिला है, टाल जीन्स भी मिल गया है, इंटेलिजेंस भी मिल गई है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी हमने नहीं दी, हमने उसको एनवायरनमेंट ही नहीं दिया, हमने उसको एक्टिव ही नहीं रहने दिया, हमने उसको पजल ही नहीं करने दिया, हमने उसको रो दबाए रहे, उसके सामने हमने अच्छा बिहेव नहीं किया, या हमने उसको बहुत दबाने की कोशिश की, उसे चिल्लाने नहीं दिया। जब हाइपर एक्टिव था तो हमने उसको कह सकते हैं कि हमने उसको एक्टिव नहीं होने दिया, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि भले उसको हेरिडिटी में बहुत अच्छा कुछ मिला हो लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है तो बच्चे का विकास नहीं होगा। तो जो हमारे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो इंटररिलेटिवली काम करते हैं और साथ में काम करते हैं, वर्क टुगेदर। डेवलपमेंट इज़ कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड, अभी हमने देखा डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, जितने भी डायमेंशंस होते हैं, हमारे कॉग्निटिव डायमेंशन है, एक हमारा फिजिकल है, इमोशनल है, जितने भी डायमेंशन हैं सब में मल्टी डायमेंशनल है। हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अरेंजमेंट, स्पाइरल अरेंजमेंट ऐसे कि मान लीजिए हम एक चीज़ सीखते हैं, हमने मान लीजिए हमने हैंड में कोऑर्डिनेशन करना सीखा या हैंड को कंट्रोल करना सीखा, उसके बाद हमने फिर पेन पकड़ना सीखा एंड पेन पकड़ना सीखा, फिर तो हमने छोटा आ बड़ा आ बनाना सीखा, यानी कि छोटी छोटी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो पहले वो हमारी हो गई, फिर हमने उनमें भी धीमे धीमे जैसे कि हमारी ग्रॉस मोटर स्किल हो गई, हमारे हैंड का स्ट्रक्चर भी बन गया, हम मैच्योर इनफ हो गए हैं काम करने के लिए, फिर हमने छोटे छोटे शब्द बनाने सीखे, फिर हमने फटाफट लिखना सीखा। तो हम कह सकते हैं कि जब स्पाइरल अरेंजमेंट यानी कि हम एक कह सकते हैं एक एक्टिविटी सीख जाते हैं मान लीजिए, उसके बाद हम उसमें मास्टरी लेवल हासिल करते हैं, देन हम दूसरे में जाते हैं, फिर हम दूसरी एक्टिविटी सीखते हैं, फिर उसमें मास्टरी हासिल करते हैं, फिर हम तीसरी में जाते हैं, फिर हम वो यानी कि कह सकते हैं हम पहले हर एक एक्टिविटी अगर आप सीख रहे हो, जैसे कि लैंग्वेज एक्टिविटी मान लीजिए सीख रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे भी करके हो रहा है, तो उसमें पहले धीमे धीमे विकास होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने छोटा के बाद सीधे ही हम लिखना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के ये है कि हम अगर एक क्रिया कर रहे हैं तो उसमें हमने मास्टरी लेवल हासिल कर लिया एंड देन दूसरे में गए। ये आप जो देख पा रहे हैं ये इसका मतलब स्पाइरल का मतलब ही है कि पहले हमने लिखना सीखा तो हमने लिखने मास्टरी हासिल की, देन हम दूसरे स्टेज पर सीखे, फिर हमने उसमें मास्टरी हासिल की, फिर हम तीसरे स्टेज पर पूछे, फिर हमने उसमें मास्टरी हासिल की, फिर हम चौथे स्टेज पर पूछे। कुल मिला के घूमता चल रहा है, एक लीनियर फॉर्म में नहीं है कि एक लीनियर फॉर्म में हो, जबकि घूम रहे हैं कि एक स्किल हासिल करने के बाद हम उसको दोहरा रहे हैं, उसमें मास्टरी हासिल कर रहे हैं, देन हम दूसरी में जा रहे हैं। हमारा स्पाइरल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है।
थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।